अच्छा जी, सबसे पहला जो आज का पॉइंट है वो है, ये देखें, ये एक वायर है विच इज कैरिंग करंट, और ये एक दूसरी वायर है विच इज आल्सो कैरिंग करंट। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, ठीक है कि नहीं। ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है कि ये वायर और ये वायर जब दोनों में करंट होता है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बाय अ फोर्स। एक फोर्स से ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ये आपने ओ लेवल में पढ़ा था। आज आप इसको स्टेप वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करती, ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करती। तो जनाब पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये आप देखें, ये निशान, इस निशान का मतलब क्या है कि करंट जो है ना वो ऐसे बाहर आ रही है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वो यूं। मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चली, मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चली, राइट हैंड ग्रिप रूल से। अंगूठा अगर करंट की तरफ हो तो उंगलियां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड की तरफ होती हैं। अब ये मैं एक दूसरी वायर बना देता हूं, ये अब ये मैंने एक्चुअली वायर का ये वाला हिस्सा दिखाया इस तरह से कि करंट ऊपर की तरफ आ रहा है उसमें। अब उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, उस पे भी राइट हैंड ग्रिप रूल लगाऊंगा। ठीक है, तो ये देखें यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। जब दोनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनेगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का बनेगा। ये तो जो उनके बिल्कुल करीब करीब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड थी वो तो उसी तरह रहेंगी, मगर यहां से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ने ऐसे आना था और इधर से वाली ने इस तरह आना था, ये दोनों यूं मिल जाएंगी, ऐसे ऐसे इस तरह चली जाएंगी। यानी इस तरह जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जा रही थी यूं, वो यहां से जाने की बजाय इधर चली जाएगी, और यहां से जो इस तरह आ रही थी वो यूं चली जाएगी। कनेक्ट हो गई ये दोनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। अब उससे क्या होगा, जिस तरह आपको पता है ये दो पेंसिलें हैं, इनके गिर्द एक टाइट रबर बैंड हो, तो वो रबर बैंड इन दोनों पेंसिलों को एक दूसरे के करीब करता है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या करती हैं, ये इलास्टिक रबर बैंड की तरह एक्ट करती हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या करती हैं, इलास्टिक रबर बैंड की तरह एक्ट करती हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इलास्टिक रबर बैंड की तरह एक्ट करती हैं, और ये दोनों एक दूसरे को खींच कर करीब करती हैं। इस तरह से ये इसके करीब आएगी और ये इसके करीब आएगी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थी जी हमारा पहला पॉइंट जो हमने आज पढ़ा है। और ये देख लें, ये आपको जो नोट्स सेंड किए गए हैं उनमें ये बात लिखी हुई है कि इंटरैक्शन, यहां पर मैंने जो नोट्स भेजे यहाँ ये सी डालना भूल गया हूं, इंटरैक्शन ऑफ द टू वायर्स कैरिंग करंट एंड रनिंग पैरेलल। If two wires run parallel and carry current in the same direction, they will attract each other with the same force. मुमकिन है एक वायर में करंट 5 एम्पियर हो, एक में 10 एम्पियर हो, मगर तब भी वो दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स लगाएंगी। Magnetic field of both wires due to current will cancel in the middle and reinforce each other at the outer side. Magnetic field of both wires due to current will cancel in the middle and reinforce each other in the outer side. ये देख लें, ये वायर है, इसमें करंट यूं आ रहा था, ये इसके गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक और वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड रेड में दिखाया है, सेंटर में दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। टू वायर्स शोन करंट इन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी करंट यूं आ रहा है, ऐसे आ रहा है। देयर ऑन मैग्नेटिक फील्ड इज शोन इंडिविजुअली, उनके अपने मैग्नेटिक फील्ड दिखाए गए हैं। फिर ये जो नोट्स आपको भेजेंगे उसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टू वायर्स रनिंग पैरेलल एंड कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का बन गया, ठीक है कि नहीं है। ये रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो बताया है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड टेंड टू शॉर्टन अप लाइक टू पेंसिल्स एनक्लोज्ड इन अ taut rubber band. Wires experience force from the region of strong magnetic field to the region of weak magnetic field. Wires are pulled towards each other. और अगर आपने प्रैक्टिकली लैब में ये एक्सपेरिमेंट करना हो तो वी नीड हाई करंट इन बोथ वायर्स टू सी बोथ वायर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अगर आपने प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको एक हाई करंट चाहिए,
जो आपको ये बताए कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, और ये एक और वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। तो जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको मैं इस तरह करके दिखाता हूं, यूं एक मोटे से एरो से दिखा रहा हूं। देखिए ना, वैसे तो आपको पता है एरो इस तरह के होते हैं, इस तरह के एरोज होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह का एरो बनाएं, तो आप बताना चाह रहे हैं कि ये फोर्स फुल लेंथ के साथ लगा हुआ है। और इस तरफ भी देखें, इन दोनों वायर्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप इस चीज को मानते हैं कि वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I1 है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I2 है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू करंट्स है, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर टू विच दे रन पैरेलल है। क्योंकि ज्यादा लेंथ तक फोर्स लगेगा, इधर से इस तरह भी लग रहा है, इस तरह भी लग रहा है, इस तरह भी लग रहा है, इस तरह लग रहा है, इस तरह लग रहा है, इस तरह लग रहा है, तो टोटल फोर्स एड अप होता जाएगा। और दोनों वायर्स जितनी दूर होंगी उतना वो फोर्स कमजोर होगा। और इसको जरा कंबाइन करें तो वो ये बनता है। और फिर जब आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो आपको पता है कि ये वाली इक्वालिटी आ जाती है। ये आपको पता है, ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी हर जगह इस्तेमाल हो रही है, जो रेड में आई है ये हर जगह इंट्रोड्यूस हो रही है। मैंने कहा था परमेबिलिटी का कांस्टेंट मैग्नेटिज्म में हर जगह लगेगा। तो ये जनाब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो वायर्स के दरमियान, जो विच कैरी करंट एंड दे आर रनिंग पैरेलल। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट की एक इजी सी डेफिनेशन, एक इजी सी, इसको इजीली डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? ये देखें, ये एक स्प्रिंग है, ये ऊपर किसी चीज से लटकाया हुआ, ये एक नरम सा स्प्रिंग है। क्या है? एक नरम सा स्प्रिंग है, ऐसे लगा हुआ। फर्ज करें इसकी लेंथ L है, तो क्या होगा? मैंने इस स्प्रिंग को यहां से करंट दे दिया, यहां से करंट दे दिया, यूं यूं बैटरी ये लगा दी, यूं कर दिया। अब इससे क्या होगा? जो ही मैं स्विच क्लोज करूंगा करंट यूं फ्लो करेगा, तो फिर क्या होगा? सारे टर्न्स में जब करंट फ्लो करेगा तो ये सारे टर्न्स जो हैं क्या हैं? इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करंट जा रहा है। तो करंट दो टर्न्स में इकट्ठा जा रहा है ना, दो टर्न्स में इकट्ठा करंट जा रहा है, तो वो दोनों टर्न्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नतीजतन ये स्प्रिंग जो है इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। ये आपके नोट्स में भी, जो मैंने नोट्स आपको भेजे हैं, उसमें ये बात लिखी है कि जनाब स्प्रिंग हेलिकल, हेलिकल मींस इस तरह का स्प्रिंग, क्योंकि और भी स्प्रिंग होते हैं, आपको पता है। एक स्प्रिंग इस तरह का होता है जिसे स्पाइरल स्प्रिंग कहते हैं। तो जब आप इस तरह के स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, आपको मेंशन करना है कि आप हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये चीज देखें कि जब आपने ये देखेंगे नोट्स में लिखा है कि स्प्रिंग हेलिकल श्रिंक्स इन साइज और इन लेंथ, साइज के साथ लेंथ भी लिख लें आप, व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। ये देखें, ये था, जो ही आपने इसको करंट दिया तो ये स्प्रिंग श्रिंक हो गया, इसके टर्न्स एक दूसरे की तरफ आ गए। ये एक बड़ा डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है इस बात की कि आपने उसको वो कर दिया है, शो कर दिया है कि वो ऐसे हो रहा है उसके साथ। ठीक है कि नहीं? तो ये एक मतलब हेलिकल स्प्रिंग की बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है, वो उसमें ये इस इफेक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन है ये इसकी। अब आगे चलते हैं और आगे देखें कि इसी फार्मूले को डिराइव कैसे करें। अगर फर्ज करें कोई बंदा आपसे पूछे कि यार ये वाला फार्मूला आप डिराइव करें, ठीक है, आप इस फार्मूले को डिराइव कैसे करेंगे? आप इस फार्मूले को डिराइव कैसे करेंगे?
वो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, फर्ज करें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये एक वायर है, और वायर जो है वो I2 करंट कैरी कर रही है, और यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखें यहां से ये I2 है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप कह लें, जो ये करंट है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नाम आप B1 रख लें। इस फोर्स को आपने पढ़ा है कि इस तरफ फोर्स लगेगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, और वो फोर्स किसके बराबर होगी? B1I2L के बराबर। वो फोर्स किसके बराबर होगी? B1I2L के बराबर होगी वो फोर्स, ठीक है कि नहीं? वो फोर्स B1I2L के बराबर होगी, क्योंकि I2 करंट है और B1 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और लेंथ L2 वो लेंथ जितनी देर तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, फर्ज करें ये मैग्नेट भी लेंथ L तक है, ये साउथ पोल भी इस तरह लेंथ L तक, इसकी यानी इसकी हाइट L है, इसकी भी हाइट L है, और वो वायर लेंथ L तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, ठीक है? अब हम क्या करें, अब वो देख लेते हैं। अल्लाह, देखें जनाब, अब बात करते हैं कि आप इमेजिन करें कि ये I2 और ये इमेजिन करें I1, दो वायर्स हैं, दे आर बोथ रनिंग पैरेलल, ये दोनों वायर्स जो हैं दे आर रनिंग पैरेलल, इसका करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं इसका, और सिर्फ I1 का ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं। ये देखें, ये मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया सिर्फ इस I1 वायर वाले का बनाया है, और जाहिर है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये देखें इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड यूं राइट हैंड ग्रिप रूल से मुझे पता चल रहा है कि यूं यूं बन रहा है, यूं यूं बन रहा है। जब वो इस मुकाम पर आया, इधर I2 के मुकाम पर आया, यहां से यूं गोल गोल घूमता हुआ इधर आया, तो ये जनाब आपका एक मैग्नेटिक, ये है जी B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1, ये है जी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू करंट I1। अब मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं, ये देखें इस पे, ये देखें इस पे, ये फर्स्ट फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करंट ऊपर, तो फोर्स इसको इस तरफ को लगेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चला मुझे कि इसे फोर्स इस तरफ को लगेगा, ठीक है ना? यही बेटा मैंने नोट्स में भी यही चीज बनाई हुई। Imagine wire carrying current I2 is placed in magnetic field B1 created by the wire carrying current I1। I2 का मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाया, सिर्फ I1 का दिखाया, और I2 को I1 में दिखाया गया। अब उस पर जो फोर्स लगता है, अब जो I2 पे फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? वो आपने पढ़ा हुआ है B1I2L, बिल पढ़ा हुआ है आपने। और अब आपको पता है कि B1 किस तरह होगा, आपने ये भी तो पढ़ा हुआ था कि एक वायर है, उसमें जब करंट I फ्लो करता है उसके गिर्द भी तो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश होता है, ये वही सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो आपने बनाया हुआ है। इसके लिए आपने अलहदा से फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, μ0I/2πd, वेयर d इज द डिस्टेंस जिधर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। और चूंकि आप वायर I1 का मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, तो B1 जो है वो μ0I1/2πd नहीं है, और B1 की जो ये वाली वैल्यू है ये उठाकर इसमें पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा? ये, तो ये आपके पास फोर्स आ गया। ये फोर्स कौन सा है? μ0I1I2L/2πd। ये फोर्स कौन सा है? μ0I1I2L/2πd। Force of attraction between the two wires running parallel and carrying current in the same direction। अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आज आप में से आप 7 बच्चे इस वक्त क्लास में प्रेजेंट हैं, जो मेरे सवाल का जवाब दे देना, मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह उसे एक उम्रे का सवाब अता फरमाए। अगर मैं कहूं डिफाइन 1 एम्पियर, इस सवाल का आप दे दें जवाब तो मैं आपको मान जाऊं। इसका जो जवाब आप 7 में से दे देगा वो आज का समझे सुपर स्टूडेंट ऑफ द डे होगा, ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द डे होगा। अल्लाह उसे एक हज और उम्रे का सवाब अता फरमाए। बता सकते हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप? मैं आपको 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट के बाद मैं जवाब दूंगा।
जी जी मैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिख दें जनाब आप। जी है कोई अल्लाह का वली जो दे दे इसका जवाब कि मिले उसको खूब सवाब। हम्म। नहीं बेटा नहीं, आजमेर नहीं बेटा। अच्छा एक बात याद रखें, नहीं अहमद ये भी जवाब नहीं है बेटा। आप मुझे बताएं इतना आसान जवाब होता तो मैं आपके लिए वो लगाता इतनी बड़ा प्राइज मनी के, मैंने कहा जी एक हज और उम्रे का सवाब मिलता। ऐसे ही तो नहीं है ना जी। बेटा आपने 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन ना ओ लेवल में पढ़ी थी, ना आपने 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपने ए लेवल में पढ़ी, एएस में पढ़ी। वो कहते तो हैं कि 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड, मगर ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप 1 कूलम को आप एम्पियर पे डिफाइन करते हैं। जब आप कूलम को डिफाइन करने के लिए एम्पियर का सहारा ले रहे हैं, तो फिर एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कूलम का सहारा कैसे ले सकते हैं? जब आप 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कूलम का सहारा ले सकते हैं, तो कूलम को डिफाइन करने के लिए एम्पियर का सहारा आप मतलब जब कूलम को डिफाइन करने के लिए एम्पियर का सहारा ले रहे हैं, तो एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कूलम का सहारा तो नहीं ले सकते। अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा है, आप कहें कि सर बात कहां से कर रहे थे और छलांग लगाते लगाते कहां चले गए। ये थी वायर। बेटा 1 एम्प वाई, इसमें 1 एम्पियर कर दें, इसमें भी 1 एम्पियर कर दें, लेंथ को भी 1 मीटर कर दें, डिस्टेंस को भी 1 मीटर कर दें, तो ये फार्मूला क्या बन जाता है? ये क्या है? न्यूटन। यहां से डेफिनेशन बनेगी, यहां से डेफिनेशन बनेगी 1 एम्पियर की, कि 1 एम्पियर वो करंट है, 1 एम्पियर वो करंट है जो अगर दो वायर्स के अंदर मौजूद हो और उनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर हो और उनकी ये वाली लेंथ भी 1 मीटर हो, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बनाता है। और वायर्स पतली होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए ताकि एंड्स पे कोई उसके इफेक्ट ना आए। इसी डेफिनेशन को मैंने आपके नोट्स में लिखा है, ठीक है कि नहीं है? जो मैंने नोट्स आपको दिए सेंड की, ये देखिए डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। If we set I1 is equal to 1 ampere, I2 equal to 1 ampere, D equal to 1 meter, L equal to 1 meter, the above equation reduces to this. फिर वहां से डेफिनेशन शुरू की है कि 1 ampere is a current which when exists in two long, straight, parallel conductors held 1 meter apart produces a force of attraction of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter. ये है स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 ampere। ये अगर आप कर देते तो मैं जाता आपको मान। ये है मामला बड़ा जबरदस्त। आगे चलते हैं, और मैंने इसके बाद ये चीजें कर दी। आगे चलते हैं और अब हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो देख लेते हैं जनाब। बेटा आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, एक असाइनमेंट इन नोट्स के साथ आज रात आ जाएगी, जिसमें सिर्फ 2 वायर्स रनिंग पैरेलल के क्वेश्चंस होंगे। 2 वायर्स रनिंग पैरेलल के क्वेश्चंस होंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ ये 2 वायर्स रनिंग पैरेलल के क्वेश्चन होंगे। और उसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही, मैं कहता हूं कि कैम्ब्रिज ने बड़ी ज्यादती कर दी थी, इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया था, और वो ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चैलेंज क्वेश्चन है, ये बड़ा टॉप का क्वेश्चन है। इसमें भी दोनों वायर्स जो हैं दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, और ये भी इसी कैटेगरी में आता है, यानी इस कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल था, वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन टू एवर अपीयर इन द कैम्ब्रिज।
और उस वक्त आप इमेजिन करें कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एक बच्चे के दिमाग में कैसे आ सकता है ये सवाल। चलें जी, बहरहाल इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा, मैंने आपको ठीक है, अब ये देखें, ये I1 है, ये I2। इसमें अब आप ये चीज देखो कि अगर एसी करंट हो, फर्ज करें इसमें करंट जा रहा है एसी, इसमें भी एसी करंट जा रहा है, लकीली वो इन फेज है, यानी यूं, ये करंट I1 है और ये करंट I2। ठीक, इन फेज है दोनों, सेम फ्रीक्वेंसी है। अच्छा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स को हम हमेशा नेगेटिव में दिखाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बेटा हमेशा वो होता है, याद रखें, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा वो होता है, क्या उसे कहें, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा नेगेटिव में होता है, याद रखें। अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होता है। अब आप ये देखें, जब इधर करंट जीरो है, इधर करंट जीरो है, तो फोर्स भी जीरो है। जब यहां करंट जीरो है, यहां करंट जीरो है, तो फोर्स भी जीरो। यहां भी फोर्स जीरो, यहां भी फोर्स जीरो, यहां भी फोर्स जीरो। अब ये दोनों में क्या हो रहा है, करंट दोनों में ऊपर जा रहा है, तो अट्रैक्शन होगी, और अट्रैक्शन को नेगेटिव दिखाना है। ये चीज क्या बता रही है, दोनों में करंट नीचे आ रहा है, तब भी अट्रैक्शन ही होगी, तो उसको भी नेगेटिव ही दिखाना है। इधर फिर ऊपर जा रहा है, तो जो बनेगा ग्राफ वो यूं बनेगा। ठीक है ना, कि यानी जब करंट दोनों में जीरो हो जाता है, तो फिर इसका मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे 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 होती रहेगी। ठीक है ना, ये चीज भी आपके नोट्स में शामिल है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। ये पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 9 के नाम से आपके उसमें सिलेबस, 9 नहीं 8 के नाम से आया। AC करंट इन बोथ वायर्स एंड AC करंट आर इन फेज विद ईच अदर। तो ये इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स इज शोन नेगेटिव, ये साथ दिखाया हमने। ये पेपर में आया हुआ है, तो मैंने इसलिए दिखा दिया। आखिरी बात करूंगा, आखिरी बात जो आज करनी थी वो ये है कि ये वायर इस तरह से करंट इसमें फ्लो कर रहा है और इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब दोनों में अगर इस तरह करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर क्या होगा, ये यूं हो जाएगा। अब देखें, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में करीब स्ट्रांग हो जाएगा। ये आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। तो दोनों जब बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बीच में से घुसने की कोशिश करेंगी, इस वायर को इस तरफ को फोर्स लगेगा, इस तरफ इस वायर को इस तरफ फोर्स लगेगा। जिस तरह एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे में से बेशुमार लोग घुसने की कोशिश करें, तो दरवाजे की साइडों को इस तरफ फोर्स लगता है, और वो भी फोर्स उसी तरह से रिपल्सिव फोर्स है, और उस पर भी फार्मूला वही है जो पहले लगता है। बेटा ये मेरे आज के सारे इस डिस्कशन को एंड करती है बात, और इसके मैंने 10 पॉइंट्स के नोट्स लिखे हैं जो आपको मैंने आज सेंड कर दिए हैं। ठीक है ना, ग्रुप में पोस्ट हो चुके होंगे, ये तरतीब से लिखे हुए हैं। ये 10th पॉइंट रिपल्शन के ऊपर ही है, 2 वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, और फिर उसी में ही वो मैग्नेटिक फील्ड AC का भी दिखा दिए। ये पहला पॉइंट था यूं। तो ये जनाब नोट्स आपको मैंने भेज दिए, इनके साथ असाइनमेंट, इसी से रिलेटेड असाइनमेंट आपको आज रात को मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं, आज रात तक वो असाइनमेंट भी पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको क्या कहते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बात क्या क्या की, आए सारी बात को रिवाइज कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। जी, बात सारी क्या हुई, सबसे पहली बात ये हुई थी कि हमने पहले थोड़ा सा क्विज पूछा था, और वैसे आपको पता है कि ये नॉर्थ पोल हो, ये साउथ पोल हो, और इसमें ये कोई वायर है, और इसमें ये करंट I1 करंट जा रहा है, तो इस पे फोर्स जो लगता है वो आपने पढ़ा हुआ है कि ये लेंथ L है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। उससे हमने BIL बना लिया था। ये वो पॉइंट है जो पिछले टॉपिक का जो आज इस्तेमाल हुआ है। फिर हमने पढ़ा था कि एक वायर है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, और उसके गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस D, उसका फार्मूला जो है वो μ0I/2πd है, और राइट हैंड ग्रिप रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। आए अब स्टेप वाइज इस पर बात करते हैं, स्टेप वाइज। पहला पॉइंट आज जो शुरू है वो यू है कि ये वायर है और ये एक और वायर है, दे आर रनिंग पैरेलल। ये दोनों वायर्स क्या कर रही हैं,
दे आर रनिंग पैरेलल। इसका सर्किट अलहदा से बना देता हूं, यूं, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसका करंट यहां से निकला, यूं निकला, यूं फ्लो करके यूं चला गया वापस, और इसका करंट भी यूं। नोट करें कि ये दोनों वायर्स आपस में इलेक्ट्रिकली टच नहीं कर रही, सिर्फ ये है कि इनमें सिर्फ एक चीज है कि इस वायर में करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, दोनों करंट इन द सेम डायरेक्शन लेके जा रही हैं, एंड दे रन पैरेलल फॉर सम डिस्टेंस। व्हेन दे रन पैरेलल फॉर सम डिस्टेंस दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, एंड व्हाई दे अट्रैक्ट, उसका जवाब हमने ये पढ़ा है कि ये वायर है, इसका करंट I1 ऊपर आ रहा है, ये दूसरी वायर है I2, इसका करंट ऊपर आ रहा है, इनका मैग्नेटिक फील्ड इसका इस तरह का है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है यूं, और ये दोनों, इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रहा है, यूं, इस तरह से। ये रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है जी? ये रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। बोला क्यों वीक मैग्नेटिक फील्ड है? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करती हैं तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्या है? वो ये, यूं, और यहाँ रीजन ऑफ, ये रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और ये रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह ये एक पेंसिल अगर हो और ये कोई दूसरी पेंसिल हो और कोई रबर बैंड यूं हो और रबर बैंड टाइट हुआ हो, तो वो रबर बैंड इन दोनों को करीब करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल इसी तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो हैं, दे टेंड टू शॉर्टन अप, एंड व्हेन दे टेंड टू शॉर्टन अप देयर पाथ दे एक्ट लाइक एन इलास्टिक बैंड। तो ये दोनों एक दूसरे को बेटा क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट करती हैं तो यूं अट्रैक्शन शुरू हो जाती है दोनों वायर्स में। अगर आपने प्रैक्टिकली ये डेमोन्स्ट्रेट करके देखना हो, मैंने लाहौर में एक लैब में देखा था ये करते हुए, उनको वो दोनों दो वायर्स थी, उनके दरमियान रफली जो डिस्टेंस था वो 3 सेंटीमीटर था। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि ये तार ऐसे हो जाए और ये तार भी ऐसे हो जाए, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो कम से कम आपको 10 एम्पियर का 10 एम्पियर का करंट पास करवाना पड़ेगा। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, वो सारे हाई करंट पे सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब ये चीज देखें कि आपको कम से कम 10 एम्पियर चाहिए। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या था? तो हमने इसका मैथमेटिकल फार्मूला इस तरह से डेवलप किया कि हमने ये I2 वायर है, ये I1 वायर है, हमने ना I2 को समझा कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड ही बनाया, सिर्फ इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाया। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था, ठीक है ना। हमने I2 का मैग्नेटिक फील्ड बनाया ही नहीं, सिर्फ I1 का मैग्नेटिक फील्ड बनाया। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस वायर के लिए ऐसे ही है जैसे यहाँ कोई मैग्नेट पड़ा हुआ हो और यहाँ कोई साउथ पोल पड़ा हो, क्योंकि इसके लिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, इस तरफ इसको फील हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वायर I2 है, ये वायर I1 है, और I1 का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। क्यों? भला ऐसे गोल घूम कर जब वो यहाँ पहुंचता है तो टेंजेंट टू दैट कर्व ये बनता है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस d। इस फोर्स I2 पर जो फोर्स लगेगा वो BIL के मुताबिक B1 I2 L लगेगा, where L is the length of this wire I2 in this magnetic field। फिर हमने कहा कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो क्या थी? म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई d थी। वो वाली वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पुट कर दी तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट I1 I2 L ओवर 2 पाई d। तो यूं हमने ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लिया, यूं हमने क्या बना लिया जी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इस तरह से है और यूं ये चल रहा है, ठीक है कि नहीं है। और फिर इसी फार्मूले को, इस फार्मूले को हमने डायरेक्ट भी वैसे भी डिराइव कर लिया था। वैसे इस तरह से डिराइव किया था कि हमने कहा था कि ये I1 है, ये I2, ठीक है कि नहीं, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू करंट्स। Force is directly proportional to the length to which they run parallel, and force is inversely proportional to the distance between them. And if you combine all of them, ये है, और फिर F is equal to mu naught I1 I2 L over 2 pi d, where mu naught over 2 pi d appears as a constant in this formula। यहां तक करने के बाद
मैंने आपसे 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछी और फिर मैंने आपको बताया कि 1 एम्पियर की एक्चुअल डेफिनेशन ना आपने ओ लेवल में पढ़ी थी ना आपने ए लेवल में पढ़ी थी। आप 1 एम्पियर को 1 कूलम पर सेकंड तो मानते हैं, मगर ये 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपसे कहा जाता है कि आप डिफाइन करें 1 कूलम को, तो आप कहते हैं 1 कूलम इज अ चार्ज व्हेन द करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट्स इन द वायर फॉर 1 सेकंड। तो गोया आपने कूलम को डिफाइन करते वक्त एम्पियर का सहारा लिया। अब एम्पियर ने अगर कूलम को सहारा दिया है तो एम्पियर कूलम का सहारा नहीं लेगा अपनी डेफिनेशन के लिए। 1 एम्पियर की डेफिनेशन किसी और तरफ से आएगी और वो और तरफ ये है। इस इक्वेशन में आप I1 की जगह 1 पुट कर लें, I2 की जगह भी 1 पुट कर लें, लेंथ की जगह भी 1 पुट कर लें और डिस्टेंस की जगह भी 1 पुट कर लें, तो जो फोर्स बनता है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ओवर 2 पाई करें तो वो फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻⁷ बनता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन ये बनी कि 1 एम्पियर इज अ करंट which when exists in two straight long parallel conductors held 1 meter apart produces a force of attraction of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter। तो ये है स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर जो मैंने नोट्स में लिख के दी आपको। और फिर हमने यही पढ़ा। अच्छा, मुझे एसी करंट की जरूरत नहीं थी डिस्कशन में लाने की, लेकिन पेपर में आई हुई है, पेपर में ग्राफ तक बनवाया हुआ हमने। अब इस वायर में अगर आप एसी करंट दे दें इसको, एसी, ये इस निशान का मतलब होता है एसी सोर्स। इसका मतलब है करंट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। इस दूसरी तार के अंदर भी उन्होंने एक एसी सोर्स दे दिया इसको, और वो दोनों लकीली दोनों इन फेज थे। इन फेज थे तो एक का अगर करंट यूं था तो दूसरे का भी करंट यूं था। अब जब दोनों में करंट जीरो था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जीरो थी। ये कर देखिए, दोनों में यहां भी जीरो थी। जब यहां करंट दोनों का जीरो हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जीरो। ये वो मुकाम है जब करंट दोनों का ऊपर जा रहा है फुल पूरे जोर से, तो अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन को हम नेगेटिव में दिखाते हैं, ये वो फोर्स है। और फिर ये वो मुकाम है, ये वो मुकाम है जब दोनों करंट नीचे जा रहे हैं बड़े जोरों शोर से, तब भी अट्रैक्शन ही होगी। अट्रैक्शन को आप नेगेटिव, तो ये बना फोर्स का ग्राफ बनना था, फोर्स टाइम ग्राफ। ये फॉर अ वायर विच इन विच द करंट जो है ना, दोनों में करंट वो आता है सेम डायरेक्शन में आए। ठीक है। उसके बाद बेटा अगली बात जो मैंने आपसे कहनी थी वो ये थी, अगली बात जो मैंने आपसे कहनी थी वो ये थी कि अगर इस वायर में इस तरह करंट आ रहा है और इस वायर में इस तरह करंट आ रहा है, फिर क्या होगा? फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। और इनकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके लिए भी यही फार्मूला चलेगा। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न था वो मैंने बनाना था, वो इस तरह बनाया था कि एक का राइट हैंड ग्रिप लूप लें, एक का मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही हैं, दूसरी की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं आ रही हैं। तो ये बीच में एक रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और बीच में जो रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उससे ये जब बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड मिडल से गुजरेंगी तो वो दोनों वायर्स को रिपेल करेंगी। जिस तरह एक दरवाजे से जब बहुत सारे लोग गुजरने की कोशिश करते हैं तो दरवाजे की दोनों साइडों को इस तरफ को फोर्स लगेगा। ये था बेटा आज का लेक्चर, ये इसका सारा खुलासा था जो मैंने पेश किया। और इसके बाद मैंने ना आपको बताना है कि सैटरडे को भी मैं आपकी फिजिक्स थ्योरी की क्लास लूंगा सुबह 10 बजे, सुबह 10 से लेकर 10:50 तक मैं आपकी सैटरडे वाले दिन थ्योरी की क्लास लूंगा। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं,